वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम बायोसीको। आज हम लोग जानेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जीन थेरेपी क्या होते हैं और जीन थेरेपी का क्या क्या एप्लीकेशंस है, इन सभी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जानेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होता क्या है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है कि जैसे आपको हम लोग के बॉडी में किसी तरह का कोई सिम्टम्स देते हैं तो बेसिकली हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो डॉक्टर्स कुछ क्या करते हैं, कुछ टेस्ट को सजेस्ट करते हैं, जैसे यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सीरम टेस्ट। ये सारे टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। तो ये जो सारे टेस्ट है, ये सारे टेस्ट को एक अ, आपको क्या बोलते हैं, सेक्शन में बांटा गया है। जैसे कि ब्लड टेस्ट, ओके, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, फिर सीरम टेस्ट। तो हम लोग के बॉडी में जब भी किसी तरह का आपको क्या बोलते हैं वो सिम्टम्स शो करने लगता है तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर सारे हमें ये सारे टेस्ट कराने बोलते हैं, जिसका मेनली आपका जो रिजल्ट होता है वो एक दो दिन में, बेसिकली 2 दिन तक आ जाता है। तो ये सारे टेस्ट को हम लोग बोलते हैं, ये जो सारे टेस्ट है, ये सारे टेस्ट है आपके कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ टेस्ट। कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ टेस्ट, मेथड्स ऑफ टेस्ट। कन्वेंशनल मेथड ऑफ टेस्ट करने का मतलब ये है कि ये जो सारे टेस्ट है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सीरम टेस्ट, ये सारे आपको उसी सिम्टम्स को, वही एंटीजन या फिर पैथोजन है, उसी को डिटेक्ट कर पाएंगे जो आपके लेटेस्ट, मतलब हाल फिलहाल में आप अगर उसके कांटेक्ट में आए हैं तो ये सारे टेस्ट उसको डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप सडनली एक आज या फिर आप बोलो कि 1 घंटा पहले या फिर अभी करेंटली किसी पैथोजन का कांटेक्ट में आए हैं तो ये सारे टेस्ट उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशंस में ये सारे टेस्ट जो है वो फेल हो जाते हैं आपका सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने में, पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करने में। तो कहने का मतलब ये है कि जो कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ ये जो टेस्ट है, इसमें हम लोग अगर प्रीवियसली आप लेटरली मेनली हो सकता है 2 दिन 3 दिन पहले आप अगर किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आए हैं तो वो इसको डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप करेंटली आज में या फिर कल भर में ही आप अगर पैथोजेंस के कांटेक्ट में आए हैं तो उसको ये टेस्ट डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो उस समय कौन से टेस्ट होते हैं जो कि ये सारी चीज़ को, जो लेटेस्टली अगर हम लोग हाल फिलहाल में किसी पैथोजेंस के कांटेक्ट में आए तो वो डिटेक्ट कर सकता है। तो वो है आपका कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग अगर जो लेटेस्टली अगर हम लोग किसी तरह का पैथोजेंस के कांटेक्ट में आए हैं वो उसको डिटेक्ट कर सकता है। उसमें कौन कौन से हैं, उसमें आपका एक है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, फिर है आपका पीसीआर, और फिर है आपका क्या, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, और है फिर आपका एलिजा। तो फटाफट से हम लोग इसके फुल फॉर्म को समझ लेते हैं। तो आरडीटी क्या होता है, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एंड एलिजा क्या है, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे एलिजा को लेकर के। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जो पीसीआर है उसको हम लोग फर्दर किसी अलग वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली एलिजा को लेकर के। तो सबसे पहले समझते हैं कि मॉडर्न मेथड्स में क्या होता है। तो जैसे कि इसमें हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, सीरम टेस्ट करते हैं। लेकिन ये जो मॉडर्न मेथड्स है जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आपका पीसीआर है, एलिजा है, इसमें बेसिकली ये लोग, ये जो मेथड्स है, ये टेक्निक्स है, ये क्या किसका यूज करते हैं, ये बेसिकली आपका यूज करते हैं न्यूक्लिक एसिड का। इट इज न्यूक्लिक एसिड
या कह लो आप जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लिक एसिड और जेनेटिक मटेरियल का इसमें मॉडर्न मेथड्स में यूज करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेक्ट करते हैं पैथोजेंस को लेकर के कि किस तरह का पैथोजेंस हम लोग में है या फिर पैथोजेंस है भी या नहीं है। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पीसीआर एलिजा, इसमें हम लोग मेनली न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल का यूज करके आपका जो पैथोजन है उसको डिटेक्ट करते हैं। जो टॉपिक है आपका दैट इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलस कहने का मतलब ये है कि ये न्यूक्लिक एसिड या फिर जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए है, ये सारे मॉलिक्यूल्स है। तो वो सारे जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, इस सब का यूज करके कैसे हम लोग सिम्टम्स को या फिर पैथोजन जो हम लोग बॉडी में एंटर किया है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको मॉडर्न मेथड में हम लोग इसको कंसिस्ट करते हैं। तो जैसे पीसीआर है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। पीसीआर क्या होता है? पीसीआर होता है बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं हम लोग को, जो डिजायर्ड जीन है उसका हम लोग एम्पलीफिकेशन कराते हैं इस टेक्निक के थ्रू। पीसीआर के थ्रू उस जीन का हम लोग एम्पलीफिकेशन करते हैं और उसका मल्टीपल कॉपीज का फॉर्मेशन करते हैं पीसीआर में। लेकिन ये जो एलिजा है, एलिजा में हम लोग क्या करते हैं, मेनली जो आपका जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहने का मतलब है जैसे एड्स वगैरह, ये जितने हैं इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग एलिजा के यूज करते हैं। तो आज हम लोग एलिसा के बारे में ही पढ़ेंगे बेसिकली। तो एलिसा क्या होता है? एलिसा को हम लोग डिटेक्ट करने के लिए, किसको किसको डिटेक्ट करने के लिए, ये जो मॉडर्न मेथड्स है, ये मॉडर्न मेथड्स को हम लोग किस तरह का डिजीज के लिए यूज करते हैं? बेसिकली आपका जो जेनेटिक डिजीजेस होते हैं, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसका डिटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। म्यूटेशंस का हो गया, एड्स हो गया। एड्स कहने का मतलब है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा आपका? एड्स का फुल फॉर्म होगा आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये एड्स का फुल फॉर्म हो गया आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब हम लोग समझते हैं एड्स बेसिकली होता क्या है। एड्स जो होता है आपका, एड्स जो होता है आपका, ये किसके कारण होता है? ये होता है आपका एचआईवी के कारण। ठीक है, और एचआईवी किस वायरस के अंडर आते हैं? ये आते हैं आपके रेट्रो वायरसेस के अंदर। रेट्रो वायरस, जिसमें क्या होता है आपका जेनेटिक मटेरियल, क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है आपका आरएनए। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे कि ये एलिजा जो टेक्निक है, जो मॉडर्न मेथड्स के अंदर आते हैं, जो कि आपका न्यूक्लिक एसिड को या फिर जेनेटिक मटेरियल को यूज करके हम लोग सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो एड्स कैसे, ये जो एड्स डिजीज है उसको कैसे एलिसा टेक्निक्स के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, इसको आज हम लोग जानेंगे। तो एड्स बेसिकली किसके कारण होता है? दैट इज एचआईवी। एचआईवी के कारण, एचआईवी वायरस के, एचआईवी किस वायरस के अंदर आते हैं? दैट इज रिट्रो वायरस के अंदर आते हैं। और इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? दैट इज आरएनए होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये जो एचआईवी है, एचआईवी वायरस है जो कि रिट्रो वायरस है, इसमें क्या होंगे? आरएनए प्रेजेंट होंगे और एक एंजाइम प्रेजेंट होगा। ये कौन से एंजाइम होते हैं? ये एंजाइम होते हैं आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन से एंजाइम होते हैं? ये होते हैं आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है ना, बेसिकली जो आपका इसका जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए होता है, उसको फिर कन्वर्ट कर देता है किसमें? डीएनए में। तो इसका एक जेनेटिक मटेरियल अलोंग विथ एक आपका एंजाइम रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या काम है? तो वो आरएनए को फिर डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है। और इसका एक आउटर लेयर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सिड। हर वायरस के अंदर एक कैप्सिड होता है जो कि आपका प्रोटीनियस होता है, कैप्सिड। तो पहला हो गया आपका कैप्सिड। उसके अंदर क्या कंसिस्ट किया है? उसके अंदर है आपका एक जेनेटिक मटेरियल जो कि आरएनए है, और क्या कंसिस्ट किया है? दैट इज आपका एंजाइम जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। लेकिन अलोंग विथ कैप्सिड यहाँ इसके पास एक एक्स्ट्रा लेयर होता है, ठीक है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है।
ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है, और ये आपका हो गया एंटीजन, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन। ठीक है, ये क्या है आपके, ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, मतलब ये ग्लाइकोप्रोटीन ये सिग्नेचर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन। तो देखो बेसिकली क्या होता है ना कि जब ये वायरस हम लोग को बॉडी में इंटर करता है, तो इसका जो ये लेयर क्या है, ये एंटीजेनिक लेयर है, ये सारे क्या है, ये एंटीजेनिक लेयर है। लेकिन ये वायरस के एंटीजेनिक लेयर है, उसके जस्ट उसको कवर अप करके रखता है और एक लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन एंटीजेनिक लेयर। ये है आपका नॉन एंटीजेनिक लेयर, नॉन एंटीजेनिक लेयर। ठीक है, तो ये क्या है आपका एचआईवी वायरस है, जो मेनली कंसिस्ट किया आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। उसके अराउंडिंग क्या है आपका, कैप्सिड है, और उसके अलावा और एक लेयर होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन या सिग्नेचर होता है, और वो ग्लाइकोप्रोटीन सिग्नेचर क्या है, तो ये क्या है आपका एंटीजन का काम करता है। तो ये क्या आपका एंटीजेनिक लेयर है, और इसके जस्ट ऊपर एक नॉन एंटीजेनिक लेयर होता है, मतलब कि वो एंटी डिजीज जो आपका है, हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए, इसलिए इसके पास और एक लेयर होता है जो कि होता है आपका नॉन एंटीजेनिक लेयर। तो बेसिकली जब क्या करता है, जब ये वायरस हम लोग के बॉडी में इंटर करता है, तो हम लोग का क्या होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, दैट इज बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट एक्शंस में आते हैं, और वो फिर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस प्रोड्यूस करता है, फिर आपका जो डिजीज है, मतलब इसको वायरस को किल करता है, और ये फिर मैक्रोफेजेस आके उसको ईट कर जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब ये वायरस इंटर करता है, तो इसके सामने एक्शन में कौन आता है, टी लिम्फोसाइट। ये क्या है आपका टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। ये क्या है आपका टी, इसको हम लोग बोलते हैं टी हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर, टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, इसके पास एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CD4 पॉजिटिव, सॉरी CD4। ये CD4 एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CD4। ये CD4 क्या करता है आपका, ये जो HIV वायरस है इसके कांटेक्ट में आता है। तो क्या होता है ना कि जब ये टी लिम्फोसाइट ये HIV वायरस के कांटेक्ट में आता है, तो इसके सराउंडिंग क्या है, नॉन एंटीजेनिक लेयर, मतलब इसको क्या एज अ फॉरेन तो बॉडी डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एंटीजेनिक लेयर इसका मास्क क्या हो रहा है। तो जब ये टी लिम्फोसाइट इसका कांटेक्ट में आता है, तो ये HIV क्या करता है, ये जो लेयर है इसको ब्रेक डाउन करता है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज RNA, इसको टी लिम्फोसाइट में इंटर करवाता है अलोंग विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अलोंग विथ RNA जब इंटर कर गया, तो ये क्या किया, टी लिम्फोसाइट्स को मेनली इन्फेक्ट कर दिया। तो एड्स में यही होता है कि जो आपका HIV वायरस है वो किसी अटर पर्टिकुलर जो सेल्स है उसको अटैक नहीं करता है, ये बेसिकली अटैक कर देता है आपका किस पे, जो कि हम लोग का डिफेंसिव डिफेंस के लिए जो सेल्स है, दैट इज जो आपको हम लोग को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज टी हेल्पर सेल, उसी को ये अटैक कर देता है। तो जब ये अटैक करता है इस पे, तो जितना सडन टाइम वो पीरियड के लिए इस पे इसके इससे जब जुड़ता है ये टी लिम्फोसाइट जब इसके कांटेक्ट में आता है किसके, दैट इज HIV वायरस के में, तो इतने सडन ऑफ पीरियड टाइम के लिए इतना ही टाइम मिलता है टी लिम्फोसाइट्स को कि अपना मतलब कि क्या बोले उसको, कि अपना जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का जो प्रॉपर्टी है बी सेल्स के द्वारा उसको एक्टिवेट करता है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ हटता है, उसके बाद ये जो एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है वो हट जाता है। तो ये HIV क्या करता है आपका, टी लिम्फोसाइट को ही इन्फेक्ट करता है। तो जब टी लिम्फोसाइट ही इन्फेक्ट किया, आपका डिफेंस सिस्टम को ही अटैक कर दिया, इसका मतलब ये आपका बॉडी पे इजीली कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये जो आपका जो टी लिम्फोसाइट है उसका जो मशीनरी है, न्यूक्लिक जेनेटिक मशीनरी है, उसको फिर ये अपना यूज करता है, फिर अपने आप को रेप्लिकेट करता है, फिर चेंजेस करता है, फिर आपका होल बॉडी को इफेक्ट करता है। तो मेनली क्या किया, ये आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस किया, इम्यून सिस्टम को आपका क्या किया, ये सेपरेट किया। इम्यून सिस्टम को कैसे सप्रेस किया, इम्यून सिस्टम को सेपरेट किया बाय अटैकिंग ऑन टी लिम्फोसाइट। वो अदर सेल्स को नहीं, मेनली जो टी लिम्फोसाइट है जो आपका डिफेंसिव सेल्स है उसी पे ये अटैक कर देता है, मतलब कि जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको ये सप्रेस कर दिया। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, मतलब जो
इम्यून सिस्टम है आपका, उसको ये सप्रेस कर देता है। ठीक है, तो ये था आपका एड्स। अब हम लोग जानेंगे कि एलिजा जो टेक्निक है उसके थ्रू हम लोग इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं कि वो पेशेंट पेशेंट जो है वो आपका एड्स से। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एलिजा टेस्ट कंडक्ट करते हैं। एलिजा टेस्ट में क्या करते हैं, बेसिकली एक पॉलीस्टीरीन पॉलीस्टीरीन माइक्रोटाइटर पीपेट का यूज करते हैं, पीपेट का। ठीक है, ये पीपेट कैसा होता है, ये पीपेट आपका होता है इस तरह से। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब ये सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, एचआईवी का सैंपल्स डालते हैं। ठीक है, तो एचआईवी का जब सैंपल्स डालते हैं तो ये क्या करता है, ये जो आपका जो ये पिपेट है ये क्या करता है, इसके जो सरफेस है इस पे एडजॉर्प्शन के थ्रू एचआईवी इसे बाइंड कर जाता है। ठीक है, ये एचआईवी इस पे ऐसे करके बाइंड करिए एडजॉर्प्शन के थ्रू। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम लोग ये होना बना होता है आपका पॉलीस्टीरीन से, जब हम लोग सबसे पहला काम किया कि हम लोग एचआईवी का जो सैंपल है उसको फिल आउट किए, फिर वो एडजॉर्प्शन के थ्रू ये माइक्रो टाइटर पीपेट जो है उस पे एडजॉर्प्शन के थ्रू वो अटैच हो गया। सेकेंडली क्या होता है कि इसमें हम लोग डालते हैं सैंपल, जो पेशेंट है उसमें वो सैंपल्स को हम लोग डालते हैं कि वो सैंपल जो पेशेंट है उसको, जो सस्पेक्टेड पेशेंट है कि वो एड्स से सफ़र कर रहा है कि नहीं, तो उसको हम लोग इसमें फिल करते हैं उसके सैंपल को। तो जब उसके सैंपल्स को हम लोग इसमें फिल करते हैं तो क्या होगा कि जब इसका अगर अभी जैसे हमने पढ़ा कि अगर वो पर्सन के अंदर अगर एचआईवी से वो संक्रमित है, या फिर बोल सकते हैं अगर एचआईवी से वो आपका अटैक किया हुआ है, वो उसका बॉडी अगर अंडर अटैक बाय एचआईवी है तो उसके बॉडी में लिटिल अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अगर वो पर्सन अगर इसका जो सैंपल लिए हम लोग, ये सैंपल को जब हम लोग इसमें पुट करेंगे, इसका मतलब उसका सैंपल्स में लिटिल अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होंगे। तो अगर वो पर्सन एचआईवी पॉजिटिव है, ठीक है, एड्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसके सैंपल्स में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे। तो जब अगर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगा तो अगर ये एचआईवी डाले, सपोज अभी एक कंडीशन लेके चलते हैं कि वो पर्सन इज एचआईवी पॉजिटिव, इसका मतलब उसके जो सैंपल्स है उसमें आपका एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ एचआईवी बाइंड है, तो एंटीबॉडी क्या करेगा, इस एचआईवी से जाकर बाइंड करेगा, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्यों, देखिए सबसे पहले हम लोग फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग माइक्रो पॉलीस्टीरीन माइक्रोटाइटर पीपेट लिए। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम लोग एचआईवी का सैंपल्स डालें, फिर वो एचआईवी क्या किया, उसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन के थ्रू उस पे बाइंड हो गया। ठीक है, अब सेकंड, फिर फर्स्ट चीज ये हो गया, सेकंड चीज हम लोग क्या किए कि जो पेशेंट है जो एड्स से सफर कर रहा है उसका हम लोग ब्लड सैंपल लिए। तो जब उसका हम लोग ब्लड ब्लड सैंपल या फिर सीरम सैंपल लिए, तो अगर उसका ब्लड सैंपल लिए तो अगर वो एचआईवी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा कि उसका बॉडी में लिटिल अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होंगे। एंटीबॉडीज ये अभी जैसे हम बताए थे कि जब टी लिम्फोसाइट एड्स के एचआईवी के साथ जब कांटेक्ट में आता है तो कुछ टाइम के लिए वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ होगा, इसका मतलब सीरम में उसके साथ दो चीज होंगे, एक एचआईवी प्रेजेंट होगा, दूसरा एंटीबॉडी। तो जब हम लोग उसके सॉल्यूशन को डालेंगे उस पेशेंट का, जो आपका पेशेंट का जो सॉल्यूशन है उसको जब हम लोग डालेंगे, तो जब डालेंगे तो क्या होगा, उसका जो बॉडी है, मतलब जो ब्लड है, सीरम है, उसमें क्या होगा, दो चीज प्रेजेंट होंगे उसके सीरम में, एक होगा आपका एचआईवी वायरस और दूसरा क्या होगा, दैट इज एंटीबॉडी। तो जब हम लोग इसको डालेंगे पेशेंट का सैंपल को, तो जब हम लोग इसमें डालें तो ये इसका अगर जो सीरम है उसका जो एंटीबॉडी है वो किससे आके बाइंड कर जाएगा, आपका ये जो एचआईवी जो एडजॉर्प्शन के थ्रू माइक्रोटाइटर पिपेट पे एडजॉर्प्शन के थ्रू अटैच किया हुआ है, तो वो एंटीबॉडी किसके इसके साथ यहाँ बाइंड कर जाएगा और वो क्या करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करेगा। तो अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब क्या हो कि पर्सन इज एचआईवी पॉजिटिव, क्योंकि उस पर्सन में एंटीबॉडी तभी तो प्रेजेंट होगा एचआईवी का, जब अगर वो एचआईवी का कांटेक्ट में आया होगा, तभी तो उसका बॉडी एचआईवी का प्रोडक्शन किया होगा। तो अगर उसका ब्लड में अगर एचआईवी का एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इसका मतलब द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एड्स।
तो जब एचआईवी का प्रेजेंट है तभी तो वो एचआईवी वायरस के साथ उसका एंटीबॉडी आके बाइंड किया। और यही अगर एचआईवी नेगेटिव रहता तो इसके ब्लड में तो एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं होता। एंटीबॉडी जब प्रेजेंट ही नहीं होगा तो ये फिर एचआईवी से बाइंड करेगा? नहीं करेगा। तो अगर एचआईवी पॉजिटिव है तो इसका ब्लड में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है वो माइक्रोटाइटर पिपेट के सरफेस में जो आपका एचआईवी प्रेजेंट है उसके साथ बाइंड कर जाएगा और फिर एचआईवी पॉजिटिव का सिग्नल देगा। और अगर नहीं प्रेजेंट है तो फिर वो पर्सन एचआईवी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है, मतलब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग 44 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। कितने? अप टू 30 मिनट के लिए। ठीक है, ये जो एंटीजन एंटीबॉडी का जो पेशेंट का सैंपल है या फिर एचआईवी जो, वो दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं फॉर 45 एट टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। सेकंड क्या करते हैं हम लोग, इसको ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, इसको तो हम लोग ऐसे देख नहीं सकते हैं। इसको हम लोग विजुअलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करके हम लोग इसको 45 डिग्री सेल्सियस पे जो ये 30 मिनट तक हम लोग इसको जो एंटीजन एंटीबॉडी का ई लाए हम लोग कांटेक्ट करवाए, उसको फिर हम लोग विजुअलाइज करते हैं किससे, दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के। जैसे कि हम लोग डीएनए हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ते हैं कि वहाँ आपका जो ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली जो हाइब्रिड हाइब्रिड डीएनए है उसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं। सेम तरह यहाँ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज किया जाता है फॉर डिटेक्टिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एलिजा टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट करते हैं कि द पर्सन जो है वो आपका एचआईवी पॉजिटिव है या फिर नहीं।